देखिए, शुभ समाचार जो है देशभक्ति से हम शुरू करेंगे। देखिए, सेना के जोश से आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत हाई जोश है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, बता रही हैं कि हिंदुस्तान का शौर्य और पराक्रम। दरअसल आज वायुसेना पूर्वी सेक्टर में अपनी ताकत का प्रदर्शन शुरू करेगी और ये प्रदर्शन 2 दिनों तक चलने जा रहा है, यानी आज और कल। वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन में सुखोई, राफेल समेत कई बाहुबली हथियार हिस्सा ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आज से मेघालय में कजाकिस्तान के साथ भारतीय सेना का संयुक्त अभ्यास शुरू हो रहा है, जिसे कांजित नाम दिया गया है। और आज ही देश को वो 36वां राफेल मिल सकता है जिसका इंतजार हो रहा था। फ्रांस से 36 विमानों का सौदा हुआ था, जिसमें से 35 राफेल देश को मिल चुके हैं। आज वो आखिरी बाहुबली भी हमारे पास, हमारे बेड़े में शुमार हो जाएगा। देश शुभ समाचार में सबसे पहले बात वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन की करने वाले हैं। भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना आज और कल सैन्य अभ्यास करने वाली है। इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के बेड़े के तमाम हाईटेक और खतरनाक लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। एलएसी पर भारतीय वायुसेना का ये जो शक्ति प्रदर्शन है वो 48 घंटे तक चलेगा। हालांकि तवांग झड़प से इस अभ्यास का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में इस कवायद का विशेष महत्व है। पूर्वोत्तर के आकाश में आज चीन भी देखेगा भारतीय वायुसेना का दमखम और पराक्रम। क्योंकि अगले 2 दिन चीन सीमा के नजदीक भारतीय वायुसेना युद्धाभ्यास करेगी। जानकारी के मुताबिक सुखोई 30, MKI और राफेल समेत भारतीय वायुसेना के तमाम फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान इस अभ्यास का हिस्सा होंगे। इसके अलावा एडवांस हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी इस एक्सरसाइज में शामिल होंगे। पूर्वी कमांड का ये युद्धाभ्यास तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट और हाशीमारा एयरबेस से होगा। पूर्वोत्तर से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी पूर्वी कमांड ही करती है। मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए एलएसी पर भारतीय वायुसेना की भूमिका काफी बढ़ जाती है। जाहिर है, आज जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान हवा से बातें करेंगे तो पड़ोसी चीन को भारत के दमखम का एहसास होगा। चीन एक ऐसा देश है जिसकी विश्वसनीयता पे हर आदमी को संचय होना चाहिए। बहुत लो विश्वसनीयता है और इसलिए हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है, हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं को सक्षम भी रहना चाहिए। लक्ष्य साफ है। भारतीय वायुसेना एलएसी पर हाई अलर्ट पर है। हालांकि सेना पहले भी साफ कर चुकी है कि इस अभ्यास का तवांग झड़प से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के इस अभ्यास की रूपरेखा पहले ही तय हो चुकी थी। पूर्वी लद्दाख विवाद के बाद से ही सेना और भारतीय वायुसेना अरुणाचल और सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी तैयारियों और क्षमताओं को परखती रही है। ये कवायद एलएसी पर भारत की सतर्कता और निगरानी कार्यक्रम का हिस्सा है। मौजूदा हालात में भारतीय वायुसेना ने सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग भी तेज कर दी है, ताकि पड़ोसी किसी गुमान में ना रहे, क्योंकि उसकी किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयार है, तत्पर है भारतीय सेना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज मेघालय में भारतीय सेना कजाकिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रही है। कांजित 22 के तहत ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2 हफ्ते तक चलेगी। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं जो हैं एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को लेकर अपनी क्षमताओं को विकसित करेंगी। मेघालय के उमरोई में आज भारतीय जवान अपने रण कौशल को परखेंगे और निखारेंगे।
इस कवायद में उनका साथ देगी कजाकिस्तान की सेना। ये एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। 15 से 28 दिसंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों के जवान जंगल वारफेयर और सेमी अर्बन इलाकों में आतंकवाद से निपटने की रणनीति और कला कौशल का अभ्यास करेंगे। दोनों देशों की इस कवायद का मकसद एक साथ काम करते हुए अपनी क्षमताओं का विकास करना है। इस अभ्यास में कजाकिस्तान सेना के दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के सैनिक शामिल होंगे। वहीं भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स के जवान इस अभ्यास सत्र में भाग लेंगे। इस प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं सैनिक संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास, विशेष हथियार कौशल जैसे मिशन को अंजाम देंगे। भारत कजाकिस्तान लंबे वक्त से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते आए हैं। साल 2016 में प्रबल दोस्ती अभ्यास के रूप में इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी। 2018 में दोनों देशों की सेना ने अभ्यास काजिंद को अंजाम दिया और अब काजिंद 22 के तहत हिंद और कजाकिस्तान की सेनाएं अपना दमखम परखेंगी। सेना के मुताबिक ये साझा अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को नया आयाम देगा और दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रक्षा क्षेत्र से भारत के लिए एक और शुभ समाचार है। आज भारत को 36वां और आखिरी राफेल मिल सकता है। हालांकि ये राफेल कई मायनों में बहुत ज्यादा खास है। देखिए, राफेल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। चीन और पाकिस्तान से चलने वाली तनातनी के बीच राफेल के भारत आने से एयरफोर्स को काफी मजबूती मिलेगी। इंतजार खत्म हुआ। आ रहा है 36वां और आखिरी राफेल। भारत की शक्ति को अद्भुत आधुनिक तकनीक और रफ्तार की सौगात देने। कई मामलों में फ्रांस से भारत पहुंच रहा ये आखिरी राफेल बेहद खास है, जिसका इस्तेमाल विकास से जुड़ी गतिविधियों में होगा। जरूरत के मुताबिक फ्रांस ने इसके स्पेयर पार्ट में बदलाव किए हैं और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया है। साल 2016 में फ्रांस और भारत के बीच 36 राफेल विमान का सौदा हुआ था। 60,000 करोड़ रुपए की इस डील में भारत को 36 राफेल विमान मिलने थे, जिसमें से 35 राफेल पहले ही भारत आ चुके हैं। इन 35 राफेल विमानों को हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमार एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया गया है। बेशक राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। वायुसेना ने हाल ही में राफेल से लंबी दूरी की मीटोर मिसाइल, स्कल्प एयर टू ग्राउंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसके अलावा राफेल को हैमर मिसाइल से भी जोड़ा गया है। यह मिसाइल कम दूरी तक सटीक हमले करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। आने वाले वक्त में भारत कई मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है, ताकि दुश्मन देश की तरफ आंख उठाने की जुर्रत न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महिलाओं में होने वाले सर्विकल कैंसर को लेकर वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े NTAGI यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने जानकारी दी है कि सर्विकल कैंसर का इलाज देश में बनी HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा
वायरस वैक्सीन से हो सकता है और दावा यह किया जा रहा है कि अगले साल के मध्य तक भारत में लड़कियों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 9 साल से 14 साल तक की उम्र की लड़कियों को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीन दी जाएगी। बिल्कुल, और अगले साल अप्रैल में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की सर्विकल वैक्सीन तैयार होने की संभावना जताई जा रही है। देश में बनने वाली इस वैक्सीन की कीमत बाजार में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन की तुलना में उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम होगी। ये काफी अच्छी बात है। सर्विकल वैक्सीन को ड्रग एजेंसी DCGI की मंजूरी मिल गई है और इसे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में इस्तेमाल के लिए NTAGI ने भी मंजूरी दे दी है। देखिए, मौजूदा समय में भारत इस टीके के लिए पूरी तरह से विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। 3 विदेशी कंपनियों HPV टीके का निर्माण करती है, जिसमें से 2 कंपनियां भारत में अपने टीके बेचती है। बाजार में मिलने वाले HPV टीके की एक खुराक की कीमत 4,000 रुपए से ज्यादा है, उससे अधिक है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन 200 से 400 रुपए में मिलेगी। देखिए, भारत में दुनिया की लगभग 16% महिलाएं हैं और सर्विकल कैंसर के लिए 1/4 मामले जो है वो सिर्फ भारत से आते हैं, जबकि दुनिया में सर्विकल कैंसर से होने वाली मौतों की अगर हम बात करें तो ये मौतों का आंकड़ा 1/3 मामले अकेले भारत से आते हैं। हाल में किए गए अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल 80,000 महिलाओं में सर्विकल कैंसर होता है और लगभग 35,000 की मौत हो जाती है। स्टडी के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सर्विकल कैंसर के खिलाफ 9 से 14 साल की लड़कियों में एक ही खुराक असरदार है। बात काशी की कर ली जाए। देखिए, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है और आने वाले सालों में यह संख्या और भी ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के रेलवे स्टेशनों को हाईटेक बनाने का काम जो है तेज हो चुका है। सबसे पहले वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन को विश्व स्तर की सुविधाएं मिलने जा रही हैं। देखिए, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। इसके मॉडल और डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसे ही डिजाइन को हरी झंडी मिलेगी, उसे धरातल पर उतारने का काम शुरू हो जाएगा। वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सेलेक्ट किया हुआ है। इसका डिजाइन बन रहा है, तो इस डिजाइन में किस तरह से भविष्य में काशी में बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे हैं। ऑलरेडी 6-7 गुना बढ़ चुका है और भी कई गुने बढ़ने वाला है। उन सबको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 50 साल आगे की सोच के प्लानिंग करो। कैंट रेलवे स्टेशन को संवारने पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस भारी भरकम खर्च के बाद ये स्टेशन हवाई अड्डे के टर्मिनल की तरह दिखेगा, जहां यात्रियों को सुविधा भी एयरपोर्ट जैसी ही मिलेगी। जिसमें शॉपिंग मॉल, होटल, मल्टी लेवल पार्किंग, मेडिकल स्टोर्स और विश्राम गृह की सुविधा भी मौजूद होगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशन को रोडवेज बस अड्डे से भी जोड़ा जाएगा, यानी रेलवे स्टेशन परिसर के हर हिस्से को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। के ऊपर करीब 700-800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होएगा टोटल और बड़ी मात्रा में इसका प्लानिंग होगा। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों में से एक की श्रेणी में इसको लाना है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों की श्रेणी में लाना है। तो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत विस्तृत प्लानिंग होगी और बहुत ही केयरफुली हर एक एलिमेंट का डिजाइन बहुत केयरफुली करा जाएगा, क्योंकि हमें आगे के 50 साल तक का सोचने का पीएम साहब ने क्लियर एक बात दी। वाराणसी शहर के स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने के लिए यहाँ के सभी रेलवे स्टेशनों को आपस में जोड़ने की भी योजना है। इसके अलावा सफर को आरामदायक बनाने के लिए जल्द ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी। साथ ही काशी और तमिलनाडु के बीच नई ट्रेन सेवा की शुरुआत होगी, जिसे काशी तमिल संगम एक्सप्रेस नाम से जाना जाएगा। बहुत जल्दी स्लीपर वाली वंदे भारत बनने लगेंगी। अगले कुछ ही करीब 12 से 13 महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा स्लीपर वाली वंदे भारत। जब स्लीपर की वंदे भारत आएगी तब लॉन्ग डिस्टेंस की भी कई गाड़ियां बनेंगी। पीएम साहब ने तो 400 गाड़ियों का टारगेट दिया है।
वाराणसी के अलावा दूसरे राज्यों में भी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की योजना पर काम जारी है। पिछले साल ही प्रधानमंत्री ने गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। बेंगलुरु में एयरपोर्ट जैसे सुविधाओं वाला इस विश्वस्तरीय टर्मिनल लोगों के लिए खोला गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी मध्य प्रदेश के पहले विश्व स्तरीय रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर चुके हैं। आने वाले दिनों में कुछ और रेलवे स्टेशनों के नाम इस सूची में शामिल हो जाएंगे और रेलवे मुसाफिरों को मिलती रहेगी सहूलियत भरी सौगात की गुड न्यूज। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से अमूमन ट्रैवल करते हैं तो ध्यान दे दीजिए, क्योंकि आज से गाड़ियों की स्पीड लिमिट 20% घटा दी गई है। जी हां, कम कर दी गई है। अगले 2 महीने तक ये जो नियम है ये लागू रहेगा। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि सर्दियों में कोहरे की वजह से होने वाले हादसों को रोका जा सके। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार में फर्राटा भरने वाले लोगों को अब इस पर संभल कर चलना होगा। ऐसा ना करने पर रफ्तार के सौदागरों को जुर्माने के तौर पर अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। सर्दियों में खराब मौसम को देखते हुए एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने इस पर चलने वाली गाड़ियों की स्पीड लिमिट घटा दी है, जिसके तहत हल्के वाहनों की अधिकतम रफ्तार 100 से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, जबकि भारी वाहनों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। जाहिर है, तय स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चलाने वालों को जुर्माना भरना पड़ेगा। यमुना एक्सप्रेसवे को ग्रीन फील्ड रोड माना जाता है, जिसकी वजह से ठंड के मौसम में कोहरा इसे अपनी जद में ले लेता है। ऐसे में इस मौसम में तेज रफ्तार से एक्सप्रेसवे पर हादसों की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। इन्हीं हादसों को टालने के लिए सर्दी के मौसम में इस एक्सप्रेसवे पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर अंकुश लगा दिया जाता है। इस दौरान गाड़ियों की स्पीड लिमिट की जांच के लिए कई स्पॉट पर टीमों की तैनाती की जाएगी। ये 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे महत्वपूर्ण शहरों को मथुरा, आगरा और अलीगढ़ से जोड़ता है। इतना ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के शहरों से कानपुर, लखनऊ और पूर्वांचल के दूसरे जिलों तक यात्रा करने के लिए भी रोजाना हजारों लोग इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में लोग सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, इसके लिए गाड़ियों की रफ्तार पर अंकुश लगाने का फैसला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, आज से कोलकाता में 28वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो शुरू हो गया है। इस मौके पर पूरे शहर में इस कार्यक्रम को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, जो कि बेहतरीन अंदाज में नजर आ रहे हैं। कैसी तैयारी है इस कार्यक्रम को लेकर, इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी सूर्यागिनी रॉय ने। पूरे दुनिया और देश के सिनेमा प्रेमी लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि साल में एक बार होने के बाद दूसरी बार 28th एडिशन कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में होगा। इस साल के मार्च महीने में पहला एडिशन हुआ था, इसी कारण से क्योंकि कोविड के चलते पिछले साल एडिशन नहीं हुआ था। तो इस साल सिनेमा प्रेमियों के लिए पहले तो ऑलरेडी एक एडिशन हो चुका है और इस बार 28th वाला 28वां सीजन जो है, एडिशन जो है इस बार हो रहा है। और इस साल का थीम है मीट द वर्ल्ड एट द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। और इसी को देखते हुए यहाँ पे ऐसे सुंदर क्रिएटिव्स बनाए गए हैं, जहां पर 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस से सिनेमा से कैरेक्टर्स को लेके उनको मिक्स कर दिया गया है और उनके सौंदर्यता को सामने लाया गया है। जैसे इसको अगर दिखाएं, ये चार्ली चैपलिन के प्रख्यात सिनेमा किड से ये एक उनका पोस्टर है। और दूसरा जो बच्चा उसके साथ बैठा है वो सत्यजीत रे के बहुत फेमस पोथेर पांचाली से ओपू का कैरेक्टर है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये यहाँ पे चार्ली चैपलिन के साथ ओपू बैठा हुआ है और दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सिनेमा जगत के लिए। सिर्फ ऐसे ही नहीं, बल्कि अगर पूरे इर्द गिर्द हम देखें, वहां पे अगर हम देखें जहां पर एक पोस्टर है जहां पर टॉम हैंक्स, फॉरेस्ट गंप के टॉम हैंक्स का कैरेक्टर बैठा हुआ है एक बेंच पे और उसी के बाजू में वेटरन बंगाली एक्टर सौमित्र चैटर्जी भी बैठे हुए हैं। ऐसा ही बहुत जगहों पे अमिताभ बच्चन के साथ एल पचिनो का पोस्टर लगा हुआ है, जहां पे लग रहा है कि एक ही फ्रेम में है। ये क्रिएटिव्स बनाने के बाद इनको कोलकाता के इर्द गिर्द रखा गया है और
180 से ज्यादा फिल्में इस फेस्टिवल में जो 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक चलेगी यहां पे दिखाई जाएगी, जहां पे 42 कंट्रीज की तरफ से पार्टिसिपेशन हुआ है। कैमरा पर्सन प्रसून के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। कोलकाता के बाद बात अब चेन्नई की हो जाए। यूं तो देखिए क्रिसमस अभी दूर है, लेकिन चेन्नई में अभी से इसकी रौनक जबरदस्त देखने को मिल रही है। यहां देखिए क्रिसमस के उत्सव का आगाज हो चुका है और यहां सजे धजे क्रिसमस ट्री दिखाई देने लग गए हैं और जश्न का दौर लगातार शुरू हो चुका है। बाजार हो या रेस्टोरेंट, सभी जगह क्रिसमस की खास तैयारी देखने को मिल रही है और लोग जमकर खरीदारी करते हुए बाजारों पर उमड़ पड़े। अगली खबर महाराष्ट्र के पुणे से निकलकर आ रही है। वहां देखिए एक कलाकार ने केक पर संस्कृति उकेर दी है। जी हां, उन्होंने बनारसी साड़ी का चित्र जो है केक पर उकेरा। अपने हुनर से इस कलाकार ने पहले सिंदूरदानी की तरह दिखने वाला केक तैयार किया और फिर उसे बनारसी साड़ी के रंगों से भर दिया। इस केक को नाम दिया गया है शुभ श्रृंगार। सिंदूर दाने की तरह दिखने वाली ये रंग बिरंगी चीज दरअसल एक केक है, जिसको अलग अलग रंगों से सजाया गया है, संवारा गया है। इस केक को शुभ श्रृंगार नाम दिया गया है, जिसे तैयार किया है पुणे के कलाकार प्राची ने। प्राची ने शानदार केक पर भारतीय संस्कृति की खुशबू और विरासत के रंगों को उकेरा है। सिंदूर दाने की तरह चमचमाते इस केक पर बनारस की सिल्क साड़ी का डिजाइन बनाया गया है। इसमें रंग है, फूलों की महक है और अपनेपन की मिठास। एक इंटरनेशनल केक कोलैबोरेशन के लिए इनविटेशन आया था, जहां मुझे बोला गया था कि आपको अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता हुआ एक केक तैयार करना है, या तो आप वहां के कोई अटायर या फिर ज्वेलरी से इंस्पायर होकर केक बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे खूबसूरत जो अटायर है वो साड़ी है, और ये साड़ी जिससे मैंने इंस्पिरेशन लिया, इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मेरी मदर ने मुझे ये गिफ्ट की थी मेरी वेडिंग के टाइम में। ये एक बनारसी साड़ी है, ट्रेडिशनल साड़ी है। बनारसी साड़ी पर हाथ से की जाने वाली कारीगरी की झलक इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा साड़ियों पर लगने वाले सितारों से भी इसे सजाया गया है। कि हमारी कंट्री अपने आप में इतनी ब्यूटीफुल है इन टर्म्स ऑफ जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, यहाँ के जो हैंडलूम वीव्स और ये सब इतनी इसमें डिटेलिंग और इंट्रिकेसी है कि वो एक केक भी कम पड़ जाता है अगर मैं डिटेलिंग की बात पे जाऊं। लेकिन क्योंकि ये साड़ी अपने आप में इतना ट्रेडिशनल एसेंस रखती है, बनारसी साड़ी का बहुत ज़्यादा एक आई थिंक बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए एक एयरलूम वाली बात होती है कि वो जनरेशन बाय जनरेशन लोग पास करते हैं अपनी साड़ी को। बनारसी साड़ी से प्रेरित 32 इंच के इस केक को जिसने भी देखा हैरान रह गया। जाहिर है इस केक पर की गई कलाकारी के चर्चे अब चारों तरफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मिलवाते हैं रांची के एक ऐसे पेंटर से जिन्होंने भगवान की मुकम्मल जिंदगी तो नहीं ली, लेकिन हुनर और हौसला दिया है, जिसके बूते इन्होंने अपना नाम रोशन करना शुरू कर दिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। न दोनों हाथ हैं, न दोनों पैर, फिर भी सूरज को ना तो गम है, न ही गुस्सा, न कोई गिला, न कोई शिकवा। दिल में पसरा है तो एक ऐसा आत्मबल जो उन्हें कूची थमा देता है, और वो उकेरने लगते हैं मन के भीतर से उमड़ने वाले वो चित्र जिनमें उनकी चाहत दिखती है। ये चाहत है सूरज सा चमकने की। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले सूरज रांची के सुकुरहुट्टू इलाके में रहते हैं। माँ बाप और 2 भाइयों के साथ जिंदगी कट रही है, लेकिन इसे बेहतर बनाने की सोच ने सूरज में ऐसा जज्बा भर दिया जिसने इनकी दुनिया रंगीन बना दी, और तमन्नाओं में अब मोदी की तस्वीर बनाना है। कहीं जाते भी आप एग्जीबिशन वगैरह लगाते हैं? कहाँ कहाँ गए बताइए? रांची जाते हैं, जैसे राजभवन हुआ। राजभवन, हाँ, और जैसे विकलांग सबका दिवस होता है, जहाँ जहाँ बुलावा रहता है वहाँ। अच्छा, डिजेबल्ड डे पे जाते हैं, ठीक है। और कैसे जा पाते हैं? आना जाना कौन करता लेके आपको? जैसे भाई लोग है,
भाई लोग हैं। हाँ। सूरज की मुसीबत ये है कि वो पढ़ नहीं पाए। स्कूल ले जाने और ले आने के संसाधन न होने के कारण परिवार को मजबूरी में शिक्षा से समझौता करना पड़ा। हाँ, अब उसके हुनर पर भरोसा हो चला है। अच्छा तो लगता है, अच्छा बनाता है पेंटिंग उंटिंग। हाँ, प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री का तस्वीर बनाना चाहता है ये। हाँ, बनाना तो चाहता है ना, मौका मिले तो। हाँ। तो क्या चाहते हैं, इसको मंजिल मिले? हाँ, वही तो चाहते हैं, इसको मंजिल मिले, अच्छा कुछ करके दिखाए। माँ के साथ आस पड़ोस के लोग भी मानते हैं कि सूरज अच्छी पेंटिंग करता है। जल्द ही ये इलाके और परिवार का नाम रोशन करेगा। अच्छा बनाता है। आप लोग देखे हैं? हाँ, देखे हैं। अच्छा, तो इनको सीखा लेकिन नहीं है? नहीं, सीखा नहीं है। अच्छा लड़का है, पेंटिंग अच्छा बनाता है। अच्छा बनाता है, सुशील स्वभाव में अच्छा है, बात व्यवहार करने सब कुछ में अच्छा है। बहरहाल सूरज ने जिंदगी का फलसफा समझना शुरू कर दिया है। हालात विपरीत ही सही, पर जज्बे से बड़ी कोई ताकत नहीं। उजले कोरो पन्नों पर तकदीर बदलने की कहानी लिखी जा सकती है और इसकी शुरुआत शायद हो चुकी है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ एक अनोखी खबर आपको दिखाते हैं। अब रुख करते हैं महाराष्ट्र के बुल्ढाना के, जहां दो भाइयों के बीच प्रेम और पिता के प्रति लगाव की मिसाल की कहानी आपको दिखाई देते हैं। देखिए, पिता की मौत का सदमा छोटे बेटे को ऐसा लगा कि वो उससे उबर नहीं सका। ऐसे वक्त में बड़े भाई ने अपना फर्ज निभाया और उसने जन्मदिन के मौके पर छोटे भाई को एक ऐसा तोहफा दिया जिसका उसका तमाम दर्द खत्म हो गया। जिंदगी का सूनापन जो है पल भर में मिट गया। ऐसा गिफ्ट जो उसके लिए अनमोल तोहफा बन चुका है। क्या है ये अनोखा तोहफा, आप भी देखिए। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इस तस्वीर की तासीर कुछ यही है। यहाँ जिंदगी भी है और यादें भी हैं और उन यादों को जी भर के जी लेने की चाहत भी। लगभग 1.5 साल पहले कोरोना की वजह से महाराष्ट्र के बुल्ढाना के रहने वाले शिक्षक दीपक विनकर की मौत हो गई। वो अपने पीछे पत्नी के अलावा 2 बेटे छोड़ गए। एक की उम्र 19 साल और दूसरे की 14 साल। पिता की मौत के सदमे से परिवार तो उबर गया, लेकिन 14 साल का छोटा बेटा पिता को नहीं भुला पाया। ऐसे में बड़े भाई से जब उसकी हालत नहीं देखी गई तो उसने मोम से बना पिता का पुतला उसे तोहफे के तौर पर दे दिया। आतापर्यंत माझ्या लाईफ मधला सगळ्यात 1.5 वर्ष पहले मेरे पिता की कोरोना के कारण मौत हो गई थी। ये मुझ पर और मेरे परिवार पर दुखों का संकट आ गया। पिता का पुतला बनाने का सोचा और उसे छोटे भाई के जन्मदिन पर गिफ्ट कर दिया। पुतला इसलिए बनाया ताकि वो हमारी यादों में हमेशा रहे। मोम से बनी पिता की ये मूर्ति 14 साल के सुमित के जीने की वजह बन गई। बेशक इस मूर्ति में जान नहीं है, लेकिन इस प्रतिमा में सुमित की जान बसती है। वो इस मूर्ति का ख्याल रखता है, उससे आशीर्वाद लेता है। जिंदगी का सूनापन काफी हद तक पिता की मोम की मूर्ति ने पूरा कर दिया है। मेरा बर्थडे आया, वो बोली तेरे को सरप्राइज गिफ्ट देंगे। मैंने बोला बताओ कौन सा गिफ्ट है, तो उनने कुछ बताया नहीं। फिर मैं स्टेज पे गया, फिर उनने गिफ्ट लाया, मेरे को पता ही नहीं था। फिर मैंने ओपनिंग की, फिर मेरे को पता, मैं बहुत खुश हो गया। और फिर अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा घर में ही थे। अपने जन्मदिन पर बड़े भाई से मिला ये गिफ्ट सुमित के लिए आज सबसे अनमोल तोहफा बन चुका है। उसके चेहरे पर अब मुस्कान लौट आई है और उदासी इस मोम की मूर्ति में कहीं खो सी गई है। जाका खान, बुल्ढाना, गुड न्यूज टुडे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे यानी अर्जुन तेंदुलकर ने शानदार पारी का आगाज किया। अपना पहला रणजी मैच खेलते हुए अर्जुन तेंदुलकर ने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए मैच में सेंचुरी ठोक दी। 178 गेंदों में 12 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत अर्जुन तेंदुलकर ने 100 रन बनाए और ये मैच गोवा में राजस्थान के खिलाफ खेला जा रहा था। और हालांकि पिता सचिन के रिकॉर्ड को देखें तो अर्जुन की उम्र उनसे ज्यादा है। फिलहाल सचिन तेंदुलकर ने
1988 में 15 साल की उम्र में यह कारनामा कर दिखाया था जब उन्होंने गुजरात के खिलाफ खेलते हुए शतक जड़ा था, जबकि अर्जुन अभी 23 साल के हैं।